नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटद्वार में मालन पुल का निर्माण पूरा होने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पुल का लोकार्पण कर दिया, जिसे करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से निजात मिल गया है। पुल के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाना था, लेकिन अप्रिय कारणों के कारण वर्चुअली माध्यम से ही कार्यक्रम से वो जुड़े और लोगों को संबोधित किया। इसका प्रयास लगातार रितु जी ने किया है, तो इसलिए ज़्यादा समय देर किए बिना जैसे ही मुझे बताया गया कि पुल तैयार हो गया है रितु जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसको जन सामान्य के लिए चालू कर दीजिए। अच्छा होता कि आप सबके बीच स्वयं उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनता। पूर्व निर्धारित पहले से ही कार्यक्रम थे, इसके कारण से आपसे मैं आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ पा रहा हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिडकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहाँ पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। और मुझे भली भांति याद है आपदा के समय में जब बड़ी भीषण आपदा वहां पर आई थी, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहां पुल के समीप पहुंचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कह दीजिए, एक बार आप भी कह दीजिए। और अनेकों बार उन्होंने मुझे मालन नदी के पुल के बारे में बताया। आज मैं सच में, मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि सिद्धबली बाबा की कृपा से आज ये काम जो बहुत आवश्यक काम था, वो काम आज पूरा हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से आज हमारा प्रदेश नित नए आयाम प्राप्त कर रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं कोटद्वार में 691 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास का निर्माण कार्य कराने के साथ ही। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। दौरे की शुरुआत कनखल स्थित हरिद्वार हरिहर आश्रम से हुई, जहां उन्होंने
जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने आध्यात्म, सनातन संस्कृति और देश के सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि शाम को पूर्व राष्ट्रपति मां गंगा की भव्य आरती में शामिल होंगे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और सदियों से जिसका महत्व ऋषि मुनियों और हमारी सनातन परंपरा का एक प्रतीक है, यहाँ तो आना एक सौभाग्य की बात है। और बहुत जब भी किसी का सौभाग्य प्रबल होता है, जागता है, तो उसको हरिद्वार आना, ऋषिकेश आना और यहाँ पर संत महात्माओं उनके दर्शन करना, उनका प्रवचन सुनना और उनका आशीर्वाद लेना। आज मैं यहाँ आया हूँ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम में। जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था और एक मन में इच्छा थी कि जब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो मैं महाराज जी के आश्रम में आऊँगा। आज मैं आया हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता। भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम राम कोविंद जी का आगमन एक शुभ संकेत है। वो ऐसे समय पधारे हैं हरिद्वार की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत और एक ऐसा भारत जो अत्यंत शक्तिशाली भारत है, ये सिद्ध हुआ है। ये सिद्ध हुआ है कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं, अत्यंत शक्ति संपन्न है। ये सिद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारे पास एक वर्चस्व है, नेतृत्व है। ये सिद्ध हुआ कि हमारे पास एक सशक्त अनुभव सिद्ध नेतृत्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संयम, धैर्य, शौर्य, पराक्रम अथवा उनकी सूझबूझ पूरे संसार ने देखी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति का आगमन हुआ है, 2 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड में आए हैं, ऐसे में क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? शाम को वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे, ऐसे में क्या क्या उनके कार्यक्रम रखे गए हैं, कहाँ कहाँ वो प्रस्थान करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है, जिसमें उनके कई कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित किए गए। सबसे पहले जब सुबह यहाँ पे पहुंचे थे रामनाथ कोविंद, तो यहाँ जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी, उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया और यहाँ पे कई विषयों पे बातचीत की गई, क्योंकि सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है, सामाजिक के विषयों पर भी यहाँ पे चर्चा की गई। कई साधु संत यहाँ पे इसमें शामिल हुए। इससे अलग भी शाम को जो पूर्व राष्ट्रपति वो गंगा आरती में शामिल हो गई। यहाँ पे इससे अलग एक कॉलेज में भी वो जाएंगे, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो तैयारी थी पहले से कर ली गई। तो यहाँ पे सुरक्षा को तमाम जो पुलिस बल था वो यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात किया गया। तो जिस तरीके से देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा की गई। साधु संतों से भी इसमें सलाह मांगी गई, क्योंकि जिस तरीके से देश के में अभी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे कश्मीर में जो पर्यटन थे वो घूमने के लिए गए थे, उनके ऊपर आतंकी हमला भी हुआ था, कुछ लोगों की उसमें मरने की खबर भी सामने आई थी। तो उसको लेकर तमाम बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई। यहाँ पे सेना के शौर्य गाथा की भी बात की गई और किस तरीके से अब यहाँ पे सेना का जो शौर्य गाथा स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर साधु संतों से चर्चा की गई है। जी बिल्कुल मनोज, एक तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है, इसी के साथ आदि कैलाश की यात्रा भी चल रही है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे थे वहां, ऐसे में क्या पूर्व राष्ट्रपति का वहां जाना हो सकता है? कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पाया, नहीं कोई ऐसी गाइडलाइन सामने आई जिसमें बताया गया हो। हालांकि अभी जो जानकारी मिली गई है, तो यहाँ पे केवल हरिद्वार के जो कार्यक्रम है उन्हीं में प्रतिभाग किया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो वो यहाँ पे अभी तक इसकी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने जिला पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने तत्काल पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाना निरर्थक कदम है, क्योंकि उनके पास कोई नियंत्रण नहीं है। शासन की ओर से बार बार नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जिससे प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से
असमंजस में है। विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी से काम करने से कतरा रहे हैं, जिससे रुके हुए विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो जनहित के कार्य ठप हो जाएंगे और जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पंचायती चुनाव में किस तरीके का वो है, या तो पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको फुल फ्लैश सब कुछ दिया जाए, एक नोटिफिकेशन फिर आ जाता है, दूसरे दिन एक सेक्रेटरी फिर नोटिफिकेशन दे देता है, चौथे दिन फिर नोटिफिकेशन। इससे क्या है कि जो क्षेत्र में रुके हुए भी काम है उस पर भी काम नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऑफिस के जो कर्मचारी वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, जेईज है, एईज है, अब वो कह रहे हैं जब तक गाइडलाइंस का सचिवालय से जिस तरह की गाइडलाइंस है कि उसी गाइडलाइंस पे ये काम करें। तो प्रशासक बनाने का कोई औचित्य नहीं प्रशासक। पंचायत चुनाव कराने चाहिए इनको जल्दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, कई सारे सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत हर चुनाव आते ही इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। जहां वो खुद चुनाव न लड़ने की बात करते हैं तो वहीं वो अपने नाते रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाने की बात करते हुए नजर आते हैं। बात तो आदरणीय हरीश रावत जी जो भी कहें, उनका एक राजनीतिक स्टंट है और उनके कहने से या चुनाव न लड़ने से उत्तराखंड की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको नकारा है, और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक तरह से उनको दरकिनार पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए आदरणीय हरीश रावत जी इस तरह के हथकंडे करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये बात तो आदरणीय हरीश रावत जी जो भी कहें, उनका एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि केवल 4 महीने में अवधि में समान नागरिक संहिता के तहत राज्य भर से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य के लगभग 98% गांवों से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड के लिए हितकारी नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का फैसला सराहनीय रहा, जिसे प्रदेश की जनता बखूबी अपना रही है। विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में आयोजित गोष्ठी का एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने विरोध किया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि ये गोष्ठी भारतीय जनता पार्टी समर्थित थी, जिसे शैक्षणिक संस्थान में आयोजित किया जाना अनुचित है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने परिसर में एकत्र होकर कैंपस में राजनीति नहीं चलेगी जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत करवाते हुए उन्हें परिसर से हटाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाना चाहिए। उनका आरोप है कि गोष्ठी में बीजेपी समर्थकों को प्राथमिकता दी गई और इसे राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।
हमारे सुमन सिंह जीना परिसर के हमारे विधि संकाय के कैंपस में एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। लेकिन यह एक पूर्ण रूप से राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें भाजपा के यहाँ पर हमारे समस्त अल्मोड़ा के और इससे बाहर के सभी इनके कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एचओडी से पूछने के बाद जब हमने पूछा गया कि कार्यक्रम की परमिशन आप हमें दे दीजिए, उन्होंने हमें कार्यक्रम की परमिशन दी थी, जिसके विरोध में हम सभी लोग एनएसयूआई द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया और इस राजनीतिक कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और सत्ता बल द्वारा हमें वहाँ से हटाया गया और कार्यक्रम जबरदस्ती आयोजित करवाया जा रहा है। मंगलौर स्थित नहर पुल पर ड्यूटी कर रहे एक होमगार्ड जवान ने स्कॉर्पियो चालक को कार रोकने का इशारा किया, जिस पर चालक ने होमगार्ड के साथ अभद्रता की। इसी के साथ गाली गलौज और मारपीट भी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी कार को सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चमोली के पोखरी ब्लॉक के हापला बाजार में उद्यान विभाग के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पोखरी पुलिस ने मृतक की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तड़के ही गंगा मां की आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। गंगा मां की डुबकी के साथ ही श्रद्धालुओं ने दान कर पुण्य अर्जित किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। उनके रूम के द्वारा इन पर अटैक किया गया और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें चंपावत के लोहाघाट में प्रेमनगर के लोग वर्षों से पानी के लिए परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी अब तक किसी अधिकारी ने मामले का संज्ञान नहीं लिया है। लिहाजा प्रेमनगर के लोग परिवार के साथ आंदोलन की तैयारी में हैं। लोहाघाट के पाटन पाटनी ग्राम पंचायत के प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक कोई पेयजल योजना नहीं बन पाई है, जिस कारण प्रेमनगर क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत है। पेयजल प्रेमनगर में बड़ी समस्या है। पेयजल समस्या के समाधान को लेकर क्षेत्र वासियों ने बैठक कर डीएम से प्रेमनगर क्षेत्र को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ने की मांग की। लोगों ने कहा कि प्रेमनगर वासी बरसों से नालों, धारों व गधेरों से पेयजल ढोने को मजबूर हैं। साथ हमने यहाँ उत्तराखंड की एक परिकल्पना की थी कि हमारा अपना प्रदेश होगा, यहाँ विकास की गति होगी। लेकिन आज लगभग 30 सालों से प्रेमनगर जो इस लोहाघाट नगर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर के करीब है और पानी के लिए यह जूझ रहा है। यह कितना कैसा विकास है हमारे इस उत्तराखंड का। हम एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते जिस उत्तराखंड की हमने परिकल्पना की थी, जिस उत्तराखंड के लिए हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, 3-4 बार जेल की यात्राएं की थी, आज उस उत्तराखंड में अपने अधिकार पाने के लिए हम इस प्रकार से लाइनों में पड़े हैं। हमारी माताएं बहनें पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम अब इस सरकार से यही मांग करते हैं कि इसमें आश्वासन न दिए जाए, आश्वासन की रेवड़ियां न बांटी जाए, बल्कि ठोस धरातल पर कार्य हो। तब हमें महसूस हो कि यह उत्तराखंड बनने की जो परिकल्पना थी वह साकार हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि जानकारी मिली है कि प्रेमनगर क्षेत्र के लिए 2 वर्ष पूर्व हर घर नल हर घर जल योजना से 4 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित हुई थी। योजना के तहत प्रेमनगर वासियों के लिए ट्यूबवेल का निर्माण होना था। पिछले वर्ष योजना में ट्यूबवेल व टैंक निर्माण का कार्य किया गया, लेकिन लगभग 1 वर्ष से ये कार्य ठप पड़ा हुआ है। प्रेमनगर वासियों ने डीएम चंपावत से इस योजना की जांच कर जल्द योजना का निर्माण पूरा करने की मांग की है। प्रेमनगर वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 1 महीने के भीतर उनकी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समस्त प्रेमनगर वासी एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पेयजल
के संबंध में हमारे पाटन क्षेत्र में, प्रेमनगर क्षेत्र में पाटन पुल से यहाँ पॉलिटेक्निक गेट तक की जितनी भी आबादी है, इसमें जो पेयजल की समस्या है उसके लिए हमने पिछले 18 तारीख को संडे को भी प्रदर्शन किया था। उसमें आवाज़ उठाई थी, मीडिया के सामने में भी ये बात रखी, लेकिन कोई संज्ञान कहीं से नहीं लिया गया। खाली आश्वासन एक मीडिया में ही दिया जा रहा है कि हाँ काम चल रहा है, लेकिन हम इस तरह से कब तक ऐसे रहेंगे। सब लोग हमने आंदोलन का पूरा ऐसा मन बना लिया है कि हम कल को एसडीएम साहब से भी मिलते हैं, उसके माध्यम से डीएम साहब से हम संज्ञान में लाएंगे इस बात को, और जल्दी से जल्दी इसी सत्र में क्या ये गर्मी के सीजन में अगर हमको पानी नहीं मिलता है तो हम ये धरना प्रदर्शन लेके अपने परिवार सहित भी हम ऑफिसों में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। पानी तो यहाँ मिल नहीं रहा, गाल गदरों से ला रहे हैं, कुएं सूख गए हैं कि कुएं किसी के पास हैं भी। तो लोगों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना उत्तराखंड वासियों ने की थी। वो उत्तराखंड कहीं भी धरातल पर नहीं है। पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है। कैसी उत्तराखंड के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।